हेलो दोस्तों, मैं मयंक त्रिपाठी क्यूट्रिक्स 2.0 ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। अलग अलग सेगमेंट को आप तैयार कर रहे होंगे और इस प्लेटफॉर्म पर भी हमने जो पटवारी और लेखपाल परीक्षा के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम दे रखा है आयोग ने, जिसमें कि हमने उत्तराखंड के भूगोल को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। उसके बाद अब हम उत्तराखंड के इतिहास को देख रहे हैं और उसमें हमने अपने पिछले 2-3 वीडियो में जो चीज़ें समझी हैं वो ये हैं कि जो आयोग का अपना सिलेबस है वो उतनी ज़्यादा तरीके से डिफ़ाइन नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें जो चीज़ें शामिल हैं वो यही हैं कि हमें उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास को देखना है। तो उसी क्रम में हमने जो कुछ राजवंश यहाँ पर रहे हैं, राजाओं ने शासन किया है, उनके क्षेत्र रहे हैं, उसको हमने देखना शुरू किया है। तो पिछले वीडियो में हमने जो चीज़ें देखी हैं उसको थोड़ा सा अगर हम यहाँ पर सम अप करें, जैसा कि पिछले वीडियो में भी हमने लास्ट में करा था कि जो एक कुड़िंद या हम कह सकते हैं कौड़िंद, जो ये शासन रहा है उत्तराखंड में, जिसको हमने देखा है तकरीबन, इसको बहुत अच्छे तरीके से हमने पढ़ रखा है। 200 BCE से लेकर 300 AD के बीच की ये अवस्थिति रही है शासन की उत्तराखंड में। ये पहली चीज़ हमने देख रखी थी। उसके बाद इसी उत्तराखंड में हमने यहाँ पर बहुत सारे कुछ चीज़ें थी, बस इनके नाम अभी जानने हैं। जब हम भारत का भूगोल देखेंगे तब हमें इसको डिटेल में पढ़ना होगा। हिंद यवनों का आक्रमण, प्लस शकों का आक्रमण हमें उत्तराखंड में देखने को मिलता है। तो ये हमारी दूसरी एक स्टेज होगी, बहुत छोटी सी, लेकिन उसके बाद सबसे प्रमुख चीज़ आ जाती है, कुषाणों का शासन आता है। और कुषाणों के शासन के बारे में हमने कुछ चीज़ें अपने पिछले वीडियो में देखी थी। वहाँ से कुछ फैक्ट्स हैं जो उनके द्वारा जारी किए गए मुद्राओं के प्राप्ति के रूप में हमें देखने को मिलते हैं, वो हम वहाँ देख सकते हैं। इसके बाद हमें कुषाणों के शासन के बाद, कुषाण शासन के पश्चात, क्योंकि कुषाणों के शासन की बात करें तो वहाँ कनिष्क के बारे में हमने हल्का सा उत्तराखंड में उसके साम्राज्य के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी थी। कुषाणों के शासन के बाद हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। उसमें हमने यौधेय वंश देखा था, फिर हमने उसके बाद यहाँ पर परवर्ती कुड़िंद शासकों के बारे में थोड़ा पढ़ा था, और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर शीलवर्मन राजा का जो शासन था युग शैल क्षेत्र में, वो देखा था। इसके साथ साथ कुछ छोटे वंश थे, कुलूत वंश था, शिव भवानी वंश के बारे में हमने थोड़ा देखा था, और हमने इसी के साथ गोविशाण वंश के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पर पढ़ी थी। तो ये हमारा एक पूरा अभी तक का जो हमने पढ़ा है उसको इस फ्लो चार्ट से हम देख सकते हैं कि यहाँ तक ये जो स्थिति थी हमने जो पढ़ी है कि उत्तराखंड में जो कुषाण वंश के पश्चात और गुप्त काल के शुरू होने से पूर्व की जो इतिहास है वो क्या है, उसको हमने यहाँ पर देखा। तो इसमें हमें उत्तराखंड के पश्चिमी जो यमुना तट हैं वहाँ पर यौधेय वंश देखने को मिलता है, शीलवर्मन का शासन देखने को मिलता है, इसी के साथ शिव भवानी वंश देखने को मिलता है। इसके बारे में थोड़े बहुत हमें जानकारियाँ पता हमने पिछले वीडियो में करी थी। तो अब तक हमने ये सारी कहानी पढ़ ली हैं। तो हमने कुल मिलाकर अभी तक 200 BCE से लेकर तकरीबन चौथी सदी के प्रारंभ तक के
प्रारंभ तक का उत्तराखंड हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। मैं यहाँ पर कुछ लोगों को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये जो हम उत्तराखंड का इतिहास पढ़ रहे हैं, ख़ास तौर से प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास जो पढ़ेंगे, वो हमारा पूरी तरीके से ग्रुप सी की जो परीक्षाएं उत्तराखंड में आयोजित की जाती हैं, स्नातक स्तर की जो परीक्षाएं होती हैं, उनमें जो प्रश्न बनते हैं, उन तमाम चीज़ों को ये कवर करेगा। तो इसको हम महज पटवारी की परीक्षा के दृष्टिकोण से ना देखें, क्योंकि अभी वीडियो, वीपीडीओ और दूसरे भी एग्ज़ाम होने हैं, तो उसमें भी जो हमारा इतिहास पूछा जाएगा, यहाँ से कुछ क्वेश्चन हमारे तैयार हो जाएंगे। तो ये हम यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ें उसमें मेंशन हैं, जैसे कत्यूरी राजवंश, कार्तिकेयपुर राजवंश, जो हमारा पवार राजवंश है, चंद्र राजवंश है, गोरखाओं का शासन है, उसको हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ एक फ्रेमिंग कर रहे हैं और उनके फैक्ट्स देख रहे हैं। तो ये हमने अभी तक उत्तराखंड को चौथी सदी तक देख लिया है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और आज जो हमारा पहला टॉपिक होगा उसको हम देखते हैं। तो हम यहाँ तक जो तीसरी चौथी सदी थी उत्तराखंड में, वो किस तरीके से अपने भीतर इतिहास को दिखलाती है उत्तराखंड की भूमि में, वहाँ पर हमने कुछ चीज़ें देख ली हैं। अब हम चौथी सदी के बाद के उत्तराखंड के इतिहास को देखेंगे, चौथी सदी के प्रारंभ से उत्तराखंड के इतिहास को देखेंगे, जिसमें सबसे पहली चीज़ आएगी कि गुप्त काल के दौरान उत्तराखंड की भूमि पर किस तरह की राजनीतिक स्थिति हमें देखने को मिली है। तो अब हम शुरू करते हैं। गुप्तकालीन उत्तराखंड की राजनीतिक स्थिति। तो ये हमारा आज का पहला टॉपिक होगा। यहाँ पर हम समझेंगे कि गुप्त काल के समय जो उत्तराखंड था उसके बारे में हमें जो जानकारी का स्रोत है, वो दो हमारे ऐसे पुरातात्विक स्रोत हैं जो हमें मदद करते हैं। उसमें से एक है समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इस समय के उत्तराखंड को समझने का जो जानकारी का स्रोत है, ये जितनी चीज़ें मैं यहाँ बोर्ड पर लिखूँगा वो बेहद महत्वपूर्ण होंगी। इसके साथ साथ जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उसमें से भी कई प्रश्न निकल सकते हैं। तो हमारी तैयारी, ये बोर्ड पर जो चीज़ें लिखी जाएंगी उसके साथ साथ प्लस जो मेरे द्वारा बोला जा रहा है उसमें से भी कई सारी चीज़ें हमें ध्यान से सुननी है। वहाँ से भी हमारे टॉपिक में कई सारी फैक्ट्स जुड़ जाएंगे। तो ये हमें देखना है कि अगर हम उत्तराखंड के राजनीतिक स्थिति देखें गुप्त काल के समय, तो हमें यहाँ पर जानकारी का जो स्रोत है वो मुख्य रूप से एक है समुद्रगुप्त, जो कि गुप्त काल में गुप्त शासक था, उसका प्रयाग प्रशस्ति लेख। तो ये है समुद्रगुप्त का एक लेख है जिसमें से हमें गुप्त काल के दौरान के भारत में क्या शासन था वो देखने को मिलता है। इसके अलावा लाखा मंडल, जो कि हमारे देहरादून के पास का रीजन है, लाखा मंडल के पास से एक खंडित शिलालेख प्राप्त हुआ है। उससे भी हमें मुख्य रूप से गुप्तकालीन उत्तराखंड की राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये हमने
इस समय की राजनीतिक स्थिति के बारे में जो हमें जानकारी के स्रोत हैं उनके बारे में हमने यहाँ पर जानकारी प्राप्त की। अब हम देखेंगे कि उत्तराखंड की जब हमारा जो गुप्त काल हुआ करता था तो उस समय उत्तराखंड में कौन सा राजवंश शासन करता था। दरअसल उस समय भी, क्योंकि हम दूसरी सदी ईसा पूर्व से देख रहे हैं कि उत्तराखंड में जो कुलिंद हैं वो किसी न किसी रूप से अपना शासन किसी न किसी क्षेत्र पर कर ही रहे हैं, चाहे पहले वो मध्य हिमालय उसके दक्षिणी हिस्से की बात हो, फिर बाद में कुषाणों का नियंत्रण स्थापित होता है, फिर यौधेयों का नियंत्रण स्थापित होता है, परवर्ती कुलिंद के रूप में भी वो देखने को मिलते हैं। लेकिन गुप्त काल आते आते भी उनका जो एक शासन था वो एक दूसरे राज्य के नाम से वहाँ पर स्थापित हुआ, और ये जो शासन था इसको कहते हैं वो कहलाता है कुणिंद्र का कर्तपुर राज्य। ये है हमें समझने की बात कि अगर कोई पूछे कि गुप्त काल के दौरान या ख़ास तौर से समुद्रगुप्त के समय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय उत्तराखंड के मध्य हिमालयी रीजन में हमें कौन सा राजवंश देखने को मिलता है, तो उसको हम कहेंगे कुणिंदों का कर्तपुर राजवंश। ये महत्वपूर्ण हमें एक जानकारी इसकी प्राप्त होती है। अब इसमें हमें ये देखना है कि जो हमारा कर्तपुर राजवंश था ये आखिर ये था कहाँ। तो ये जो हमारा कर्तपुर राजवंश है इसको हम वर्तमान कुमाऊं तथा गढ़वाल का क्षेत्र मान सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि इस राजवंश के बारे में या कर्तपुर राज्य के बारे में जो हमें गुप्तकालीन स्रोतों से जानकारी मिलती है वो क्या है। तो अगर हम देखें तो एक पुस्तक है देवी चंद्रगुप्तम। ये जो पुस्तक है ये हमें देवी चंद्रगुप्तम में भी हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि यहाँ पर एक घटना घटित हुई थी कि देवी चंद्रगुप्तम, जो कि इसके लेखक हैं विशाख दत्त, इस पुस्तक में उल्लेख है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से पूर्व एक शासक रहे हैं रामगुप्त, जिसके बारे में मैंने पहले भी बता रखा है स्रोत वाले वीडियो में। उनकी संधि हुई थी एक खश राजा से, यानी कि खशाधिपति खश राजा के साथ एक संधि हुई थी, और इस संधि का उल्लेख देवी चंद्रगुप्त में किया गया है। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो खश राजा थे ये उस समय इसी कर्तपुर राज्य के थे, जिनकी राजधानी उस समय कार्तिकेय नगर हुआ करती थी। ये अपने आप में महत्वपूर्ण नाम है जो बाद में हमें कुछ उत्तराखंड में जो शिलालेख प्राप्त होंगे वहाँ पर हमें इसको कार्तिकेयपुर के नाम से ये स्थल हमें देखने को मिलेगा। तो ये कर्तपुर राज्य के बारे में जानकारी का स्रोत हमने देखा प्रयाग प्रशस्ति और उसके अलावा लाखा मंडल। इसके अलावा एक हमारा साहित्यिक स्रोत है देवी चंद्रगुप्तम, जिसके रचयिता विशाख दत्त हैं। उसमें उन्होंने रामगुप्त के बारे में हमें कुछ जानकारियाँ उपलब्ध करवा रखी हैं। तो ये हमने अपने कर्तपुर राज्य के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पर देखी हैं। अगली चीज़ हमें यहाँ पर ये समझनी है इसी में कि अगर हम
मुख्य रूप से बात करें, ये हमारा जो मध्य हिमालय वाला रीजन है, मध्य हिमालय का रीजन है, उसमें ये शासन हमें देखने को मिला है। इसमें हमने कुछ बुनियादी बातें यहाँ पर बता दी हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये जो कर्तपुर राज्य था, प्रयाग प्रशस्ति में इसका उल्लेख है कि नेपाल के पश्चिमी हिस्से पर ये राजवंश, ये राज्य हमें देखने को मिला है कुणिंदों का। तो ये जो राज्य था ये गुप्तों के अधीन नहीं रहा है, क्योंकि अगर हम समुद्रगुप्त की बात करें, जब हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे तब ये बात सामने आएगी, तो उसमें हम देखेंगे कि समुद्रगुप्त इतना प्रतापी शासक था कि उसने दक्षिण भारत के 12 शासकों को पराजित किया, आर्यवत उत्तर भारत के 9 शासकों को पराजित किया। इसके अलावा जो हिमालय के पश्चिम के हिस्से थे या दक्षिण पश्चिम के हिस्से थे, उसमें के शासकों को, जैसे कि योधे, अर्जुन नायन, ये जो नाम है, खारपापिक, ये जो नाम है, इन शासकों को भी उसने पराजित किया था। तो यहाँ पर कुणिंद नाम भले ना हो, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि ये जो इस समय कर्तपुर राज्य रहा था उस पर गुप्तों के नियंत्रण तो था, लेकिन प्रत्यक्ष शासन कभी मध्य हिमालय में गुप्तों ने नहीं करा। वो कर्तपुर राज्य को उन्होंने, एक तरीका था शासन करने का वो, कि यहाँ हम इसको देख सकते हैं, इस लाइन को महत्वपूर्ण तरीके से समझा जा सकता है कि हमारा जो कर्तपुर राज्य है, कर्तपुर राज्य पर गुप्तों का प्रत्यक्ष शासन नहीं हुआ, जबकि जो गुप्त थे उन्होंने, ये एक तरीका था, 3 नाम आएंगे, सर्वदानम, सर्वदान प्लस आज्ञाकरण प्लस प्रणामागमन और सर्वदान और आज्ञाकरण। होता क्या था कि खास तौर से समुद्रगुप्त ने ये तरीके निकाले थे कि क्योंकि जो उसके राजधानी से सुदूर क्षेत्र थे वहाँ पर वो प्रत्यक्ष शासन कैसे करे। उस समय परिवहन की व्यवस्था, संचार की व्यवस्था इतनी ज़्यादा एडवांस तो थी नहीं, तो उसने वहाँ के राजाओं को जीता या अपने प्रभाव में रखा। कहीं पर कहा कि आप हमें दान दें, कहीं कहा कि आप हमारी आज्ञा का अनुपालन करें, कहीं कहा कि आप हमारे लिए आदर दिखाएं। तो वही चीज़ें इस राज्य के लिए गुप्तों ने भी करी थी। एक सर्वदान, आज्ञाकरण और प्रणामागम, ये जो पद्धति थी, इसी पद्धति के अंतर्गत गुप्तों का कर्तपुर राज्य के साथ संबंध होता था। तो ये तरीका था संबंधों का, गुप्तों का हमारे कर्तपुर राज्य के साथ। तो ये बात हमें यहाँ पर देखनी चाहिए। तो कर्तपुर राज्य में हमने यहाँ तक ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। अब हम कर्तपुर राज्य में कुछ और चीज़ें देखते हैं। तो देखें, कर्तपुर राज्य ये 4वीं सदी के आसपास का समय है, क्योंकि अगर हम गुप्तों की बात करें तो जो हमारा, इसको हम भारत के भूगोल में देखेंगे, इसको मैं साइड में लिखवा देता हूँ। गुप्तों का जो शासन रहा है वो मुख्य रूप से 324 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी के बीच में देखने को मिला है। यानी कि 4वीं सदी से लेकर 6वीं सदी पूर्वार्ध तक गुप्तों ने अपना शासन स्थापित किया। तो ये जो कुणिंद थे ये इसी 4वीं और 5वीं सदी के बीच में कर्तपुर राज्य में इनका शासन देखने को मिला है। कुणिंदों की अलग अलग शाखाएं रहीं अलग अलग समय पर। वो 2री सदी ईसा पूर्व से ही गुप्तों के आगमन तक बनी रहीं। गुप्तों ने
इनकी शक्ति को बहुत कमज़ोर कर दिया और उसके बाद कुनिंद हमेशा के लिए उनका शासन समाप्त हुआ और फिर परवर्ती काल में दूसरे राजवंश दिखे। तो यहाँ पर जो कर्तपुर राज्य था, इस पर एक बहुत बड़ी घटना होती है। केवल इसी पर नहीं, उस समय जो गुप्त काल था तो गुप्तों पर हूण जाति का आक्रमण हुआ था और ये जो हमले थे ये उत्तराखंड के कर्तपुर राज्य पर भी देखे गए थे। उत्तराखंड के कर्तपुर राज्य पर भी हूण आक्रमण देखे गए थे। तो ये हमें समझना है कि उत्तराखंड के किस राजवंश या किस राज्य पर हमें हूणों के हमले देखने को मिलते हैं, तो वो कर्तपुर राज्य पर देखने को मिलते हैं। तो ये हूण क्या होते हैं, तो इसको हमें समझना होगा, क्योंकि अधिकतर भारत पर जो प्राचीन काल में हमले हुए हैं वो मध्य एशियाई और पश्चिम एशियाई, या हम कह सकते हैं कि जो हिंदकुश की पहाड़ी को पार करके कई सारी जातियां भारत में आईं। मौर्यों के बाद ये घटनाएं देखने को मिली, जिसमें कि हमें हिंद यवनों, शकों, कुषाणों, पहलवों और गुप्त काल में हूणों के हमले देखने को मिले। तो ये हूण क्या थे, वैसे तो भारत के भूगोल में हम देखेंगे, भारत के इतिहास में देखेंगे, लेकिन यहाँ हम समझे कि हूण जो हैं वो मध्य एशिया प्लस पश्चिमी तिब्बत की खूंखार जनजाति थी, जो पामीर के पठार को पार कर भारत तथा ईरान की तरफ आती है। तो ये एक हूण जो थे वो मध्य एशिया और पश्चिमी तिब्बत की एक जनजाति थी, लड़ाकू जनजाति थी, जो हम देख सकते हैं। ये अगर हमारा ये भारत का उत्तरी हिस्सा है, ये हमारा पाकिस्तान का हिस्सा हो गया और ये अफ़गानिस्तान का हिस्सा हो गया। तो ये जो अफ़गानिस्तान के पास रीजन है, यहाँ पर हमारा हिंदकुश पर्वत है, यहीं पामीर की गांठ है तजाकिस्तान के आसपास, और ये हमारा अलग अलग पर्वत श्रेणियां हैं। यहीं से हमारी हिमालय आगे की तरफ श्रेणी निकली है, इसको मैंने थोड़ा सा बता रखा है पहले। तो ये जो हूण थे ये घोड़ों पर सवार होके ये बहुत तेज़ी के साथ हमारे पामीर के पठार को पार कर अफ़गानिस्तान में एंटर होते हैं। अफ़गानिस्तान में एंटर होने के बाद ये कुषाणों का जितना भी साम्राज्य था उसको जीतते हुए, उसको तबाह करते हुए बहुत तेज़ी के साथ मध्य भारत की तरफ उनका आगमन होता है। तो ये यहाँ से एंटर होते हुए पश्चिमोत्तर भारत से एंटर होते हुए हिमालय की तलहटी को जीतते हुए ये मध्य भारत तक, विंध्य क्षेत्र तक पहुँच जाते हैं। तो हूणों के जो हमले उत्तराखंड में हुए, वैसे हूणों का जो प्रारंभिक हमला था वो एक नाम आता है खुशनिवाज, ये वहाँ हूण राजा था, उसके नेतृत्व में हुए। लेकिन यहाँ हमें समझना है कि गुप्त काल के दौरान सबसे ज़्यादा जो हमले हुए वो स्कंदगुप्त के समय हुए। स्कंदगुप्त के समय हूणों के हमले शुरू हुए थे। इस स्कंदगुप्त ने क्या करा था, हूणों को पराजित करा था, और उस पराजय की वजह से तकरीबन 50 सालों तक फिर हूणों के हमले नहीं हुए। जब ये स्कंदगुप्त समाप्त हो गया, चला गया, तो पुनः फिर हूणों के हमले शुरू हो गए। तो यहाँ हम समझ सकते हैं
कि उत्तराखंड में क्या भारत में स्कंदगुप्त के पश्चात हूण आक्रमण पुनः हुए। ठीक, तो ये समझना है, स्कंदगुप्त के समय हूणों के हमले हुए, लेकिन स्कंदगुप्त ने उन्हें पराजित कर दिया। ये बात हमें समझनी है। और वो ऐसा माना जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि वो गंगा के क्षेत्र में था, ऊपरी गंगा के क्षेत्र में हमले पराजय करा था स्कंदगुप्त ने। कुछ लोग नहीं मानते हैं, तो जो लोग मानते हैं उनके लिए वो उत्तराखंड के इतिहास का भी एक पोर्शन बन गया। लेकिन इतना पता है कि हूणों के हमले उत्तराखंड के भी क्षेत्र पर हुए थे। स्कंदगुप्त के पश्चात हूण आक्रमण पुनः हुए। उसमें एक नाम आता है मिहिर कुल का। इस मिहिर कुल को पराजित करने का काम मालवा के शासक के द्वारा किया गया था। मालवा के शासक यशोवर्मन के द्वारा किया गया था। तो इन्होंने मिहिर कुल, जो कि इसके अंतर्गत ये मिहिर कुल का जो राज्य था, इसको आप समझ लें, इसने इतना पोर्शन लिया। इसके अंतर्गत कश्मीर, पश्चिमी यमुना तट, मतलब कि हमारे देहरादून के आसपास का रीजन, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश और शिवालिक की तलहटी का रीजन भी उसके पास था। तो इसको मालवा के शासक ने पराजित कर दिया और पुनः ये पूरा इलाका जो था वो मालवा के उस शासक के अधीन हमें जाता दिखता है। तो ये हमें मुख्य बात थी जो समझनी थी। तो ये हम देख रहे हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड पर हूणों के हमले हुए। मिहिर कुल के अंतर्गत उत्तराखंड की कुछ भूमि चली गई थी। मालवा के शासक यशोवर्मन ने जो हूणों का जो प्रसार था उसको थोड़ा रोका। यशोवर्मन का एक हमें एक यहाँ पर समझ सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तभी यहीं पर देख लें। यशोवर्मन का एक हमें अभिलेख मिलता है, मंदसौर अभिलेख या मंदसौर शिलालेख। उसमें इस तरह के युद्ध का वर्णन है। कुछ लोग इसको मानते हैं कि गंगा घाटी में ये युद्ध हुआ था। तो ये मंदसौर शिलालेख से हमें जानकारी मालवा के शासक और मिहिर कुल के बीच में, जिसके अधीन ये पूरा इलाका आता था, उसके बीच के युद्ध का हमें वर्णन देखने को मिलता है। तो अब हम यहाँ ये समझ रहे होंगे कि हूणों ने एक तरफ गुप्तों, परवर्ती गुप्तों के शासन को कमज़ोर किया और उसी के साथ हमारा कुरिंद का भी साम्राज्य जो था वो हूण आक्रमण के प्रभाव में आया। उसमें हमें कुछ इनकी शक्ति में भी कमी देखने को मिली। तो ये जो गुप्तकालीन उत्तराखंड की राजनीतिक स्थिति थी उसके बारे में हमने कुछ ऐसे चीज़ें देख ली जो परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। उसमें 3-4 चीज़ें हैं। पहला, प्रयाग प्रशस्ति, जिसमें कर्तपुर राज्य का उल्लेख। कर्तपुर राज्य का गुप्तों के साथ जो संबंध था वो सर्वदान, आज्ञाकरण और परिणाम आगमन जैसे संबंधों की जो पद्धति थी उस पर आधारित था। कर्तपुर राज्य पर कुरिंद शासन कर रहे थे। बाद में हूणों के भी आक्रमण इसमें हुए। तो एक प्रश्न बनता है कि उत्तराखंड के किस राज्य पर हूणों ने हमले करे थे। ऑप्शन में पवार राज्य हो जाएगा, चंद्र राज्य हो जाएगा, कार्तिकेयपुर राजवंश हो जाएगा। हमें कर्तपुर राज्य लगाना पड़ेगा। तो ये हम यहाँ पर ये चीज़ें पढ़ लिए। अब आगे हम देखेंगे कि गुप्तों के पश्चात उत्तराखंड की राजनीतिक स्थिति कहाँ और किस रूप में आगे बढ़ती है।
अच्छा, उससे पहले अगर हम उत्तराखंड की जो ये अभी हमने जो चीज़ें पढ़ी, गुप्त काल के उत्तराखंड की राजनीतिक स्थिति, तो उसमें अभी हमने एक चीज़ तो पढ़ ली, कर्तपुर राज्य मध्य हिमालयी क्षेत्र में हमने देख लिया। इसके साथ साथ इसी कालखंड में एक दूसरा हमें यमुना तट के पास एक अन्य राजवंश देखने को मिलता है जिसको कहते हैं छंगलेश राजवंश। ये हमें थोड़ा सा बस इसके नाम को यहाँ पर देख लेना है। तो छंगलेश राजवंश जो था, जिसके बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो उसी लाखा मंडल प्रशस्ति से प्राप्त होती है। तो ऐसा हमें जानकारी होनी चाहिए कि हमारी जो ये इस समय का जो घटनाक्रम रहा था, वहाँ पर हमें यमुना क्षेत्र में ये लाखामंडल शिलालेख से ये जानकारी मिलती है। और जो ये छंगलेश राजवंश था, इसका संस्थापक जो था नृपति जयदास हुआ करता था। तो जिस तरीके से हमने अभी कुषाणों के पश्चात यमुना वैली में हमने यौधेय वंश देखा था, हमने वहाँ पर शिव भवानी वंश देखा था, हमने वहाँ पर वाषणेय वंश गोत्र का युगशैल में जो वाषणेय गोत्र का शीलवर्मन का साम्राज्य देखा था, उसी तरीके से गुप्तों के पश्चात हमें यमुना तट के आसपास गुप्त के समानांतर भी थे, उसके पश्चात भी लाखामंडल प्रशस्ति से छंगलेश राजवंश देखने को मिला है। तो ये हमने छोटी सी बात हमें यहाँ समझनी थी। अब हम आगे देखेंगे कि गुप्त के पश्चात उत्तर गुप्त उत्तराखंड की स्थिति। उत्तर गुप्त उत्तराखंड की राजनीतिक स्थिति। तो यहाँ हम देखेंगे, पहली लाइन हम समझ लेंगे कि स्कंदगुप्त के पश्चात हूण आक्रमण जो हुए थे, उन्होंने गुप्तों के साम्राज्य की रीढ़ तोड़ दी। तो इसकी वजह से, इस केंद्रीय राजवंश के समाप्त होने की वजह से बाद में हमें कई ऐसे छोटे छोटे राजवंश उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे और उन्हीं को हमें समझना पड़ेगा। तो उत्तर गुप्त काल में हमें जो महत्वपूर्ण राजवंश देखने को मिलता है वो सिंहपुर का यदु राजवंश है, और इसके अलावा हमें एक नाग राजवंश भी देखने को मिलेगा। तो तोड़ दी, ये साम्राज्य की रीढ़ तोड़ दी। और फिर उसके बाद हमें ये समझना होगा कि यहाँ पर छोटे छोटे राजवंश का उदय हमें देखने को मिलेगा। तो इसी में यमुना यानी कि पश्चिमी यमुना क्षेत्र में, उसके आसपास के क्षेत्र में हमें जो राजवंश देखने को मिलेगा वो है सिंहपुर, वो है सिंहपुर का यदु राजवंश। तो देख सकते हैं कि पश्चिमी यमुना में अभी हमने छंगलेश वंश देखा, अब ये यदु वंश आ गया। तो
ये हमें यहाँ पर देखना है कि सिंहपुर का जो यदु राजवंश था, इस पर जो ये शासन हो रहा था, इसकी वैसे तो कोई बहुत ज़्यादा खासियत है नहीं, बस एक नाम के तौर पर हमें ये देख लेना था, तो इसलिए इसका उल्लेख यहाँ पर किया गया है। तो ये राजवंश जो सिंहपुर का यदु राजवंश था, इसको हमें बस एक जानकारी के तौर पर यहाँ पर देखना है। तो ये यदु वंश हमें समझ लेना है कि उत्तराखंड में 7वीं सदी के अंत में हमें पश्चिमी यमुना क्षेत्र में इस यदु राजवंश को देखना पड़ेगा। इसके अंतर्गत हम यहाँ पर ये समझते हैं कि हमें हिमाचल प्रदेश प्लस अंबाला से लेकर सहारनपुर और इसके साथ साथ जो हमारा गढ़वाल का कुछ पोर्शन है वो इसी यदु राजवंश के अंतर्गत स्कंदगुप्त के पश्चात जो राजनीतिक विखंडीकरण की स्थिति उपजी थी, उसकी वजह से इस यदु राजवंश का उभार हमें यहाँ पर देखने को मिला था। अब हम देखेंगे जो दूसरा यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण राजवंश रहेगा। ये पहला राजवंश हमने देखा था उत्तरगुप्त में, इसके बाद हमें जो दूसरा राजवंश देखने को मिलेगा जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको कहते हैं नागवंश। ये बहुत बार हमें इस तरह के नाम उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे। तो ये जो नागवंश था, इसको हमें समझना है। तो देखें, अगर हम पौराणिक काल की बात करें, महाकाव्य की काल की बात करें, तो महाभारत में भी हमें ये पता चलता है कि जो पांडव अर्जुन था, उसका विवाह एक नाग कन्या के साथ हुआ था। तो वो जो नाग कन्या थी, वो इसी उत्तराखंड के क्षेत्र में कहीं पर नागों का शासन था, ऐसा जानकारी प्राप्त हो जाती है। लेकिन अभी जो हम नागों की बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं 7वीं सदी 7th सेंचुरी के नागों की, और इसकी जो बात हो रही है वो पूरे के पूरे ऐतिहासिक आधार पर होगी, यानी कि इनके द्वारा जो जारी किए गए थे मुद्राएं, उनके आधार पर इनकी जानकारी हमें देखने को मिलती है। तो ये जो नागवंश था, इसका भी हमें उत्तराखंड में इसकी अवस्थिति देखने को मिली थी, और इसके बारे में हम थोड़ी बहुत चीज़ें देखेंगे जो 6ठी और 7वीं शताब्दी के समय हमें देखने को मिली थी। अब जैसे कि हम करते हैं कि कोई भी राजवंश है, उसके जानकारी का स्रोत क्या है, ये हमें देखना पड़ता है। तो इसी तरीके से नागवंश जो कि 6th और 7th सेंचुरी के आसपास हमें देखने को मिला था, उसके जानकारी के स्रोत को हम देखेंगे। तो इसके जो जानकारी का स्रोत था, ये जानकारी का स्रोत हमें एक है शुद्ध महादेव का त्रिशूल लेख। ये कश्मीर का राजा हुआ करता था शुद्ध महादेव, उसके द्वारा ये त्रिशूल लेख जारी हुआ है। दूसरा गोपेश्वर में भी हमें एक त्रिशूल लेख देखने को मिला है। तो यहाँ से भी हमें नागवंश के बारे में एक पुरातात्विक जानकारी प्राप्त होती है, और इन्हीं लेखों के माध्यम से हमें बहुत सारी चीज़ें इसमें पता चलती हैं। तो अगर हम देखें तो ये जो गोपेश्वर लेख रहा है, उसके बारे में हमें थोड़ी बहुत चीज़ें देखनी हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि जो हमारी जानकारी का स्रोत है शुद्ध महादेव का त्रिशूल लेख, कश्मीर में गोपेश्वर में त्रिशूल लेख है, इसको हमें थोड़ा बहुत देखना है।
यहाँ पर इसको मेरे हिसाब से ये तो ये जो दो हमने अभी एक तरह से अभिलेख देखे, त्रिशूल लेख देखे, तो ये त्रिशूल लेखों के माध्यम से खास तौर से गोपेश्वर के त्रिशूल लेख के माध्यम से हमें कुछ नाग राजाओं के नाम पता चलते हैं। तो ये त्रिशूल लेख है। इस त्रिशूल लेख को जिसने जारी किया उसका नाम होगा, उसने कुछ अन्य राजाओं के नाम लिखे होंगे। तो उस तरीके से हमें ये पता चलता है कि गोपेश्वर जो चमोली में है वहाँ पर नाग शक्ति बहुत प्रभावशाली थी। तो वहाँ पर हमें इस 7वीं सेंचुरी की बात हो रही है। जो नाग राजाओं के नाम दिखे उसमें स्कंदनाग, विभुनाग, अंशुनाग और गणपति नाग देखने को मिला है। स्कंदनाग, विभुनाग, अंशुनाग, गणपति नाग, ये 4 नाग राजाओं के नाम इसमें देखने को मिले हैं इन लेखों में। तो ये चारों नाम हमें पता होने चाहिए। तो ये चारों नाम परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। गोपेश्वर त्रिशूल लेख ने किस राजवंश के बारे में हमें जानकारी दी, तो वहाँ से नाग राजवंश का उल्लेख हम कर सकते हैं। तो यहाँ जो प्रतापी शासक रहा है इस वंश का, ये गणपति नाग रहा है। इसी ने इस जो हमारा त्रिशूल लेख है दूसरे वर्ष, अपने गद्दी पर बैठने के दूसरे वर्ष उसने त्रिशूल लेख की स्थापना करी थी। तो यहाँ से कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। नागवंश 17वीं सेंचुरी का जो था उसमें जानकारी का स्रोत हमें कश्मीर के महादेव, शुद्ध महादेव का त्रिशूल लेख से पता चलता है। इसके साथ साथ गोपेश्वर में जो त्रिशूल लेख है उससे भी जानकारी मिलती है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि नागों का जो साम्राज्य था वो कश्मीर से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड, इधर अंबाला और यहाँ सहारनपुर के पूरे क्षेत्र पर 7वीं सेंचुरी के बीच में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में फैला हुआ हमें दिखाई देता है। तो ये था हमारा 7वीं सेंचुरी तक के उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ बातें। यहाँ पर यह भी समझ सकते हैं कि इससे पहले हमने अभी जो पश्चिमी यमुना वाला हिस्सा था जहाँ पर हमने एक वंश पढ़ा था यदुवंश, उस यदुवंश की शक्ति को उखाड़ फेंकने का काम यही नागवंश ने परवर्ती काल में करा होगा और अपनी शक्ति स्थापित करी होगी। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा शत्रुघ्न राज्य आएगा आगे, फिर ब्रह्मपुर वाला रीजन साम्राज्य हमें देखेगा, वहाँ पर पौरव वंश देखने को मिलेगा। तो वो अभी हम आगे की तरफ पढ़ेंगे। तो हम ये समझ रहे हैं कि नागवंश ने जो अभी हमने यदुवंश देखा था उसको हटाकर अपनी शक्ति स्थापित कर ली होगी। तो ये है उत्तर गुप्त उत्तराखंड की राजनीतिक स्थिति। हमने तकरीबन 7वीं सेंचुरी मतलब कि
के 7वीं सेंचुरी के उत्तरार्ध तक की चीज़ों को थोड़ा बहुत समझा है। अब हम देखेंगे कि जो इसी 7th सेंचुरी के बीच में जो कन्नौज का एक शासक रहा, वर्धन वंश वहाँ पर पुनः स्थापित हुआ, वहाँ पर एक शासक रहा हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन, क्योंकि हर्ष की पहले राजधानी थी थानेश्वर, वहाँ से वो किस तरीके से अपनी राजधानी, किस तरीके से कन्नौज के हिस्से पर उसका नियंत्रण आया, उसकी अपनी कहानी है। वो तो हम भारत के इतिहास के अंतर्गत पढ़ेंगे। लेकिन हर्ष के शासन के बाद उत्तराखंड में बहुराजकता का एक काल स्थापित होता है, फिर से छोटे छोटे कई राजवंश आ जाते हैं। तो यहाँ तक की जो स्थिति रही नागों तक की, उसके बाद उत्तराखंड में हर्ष का एक वर्चस्व रहा, हर्ष का शासन रहा। लेकिन हर्ष के शासन के पश्चात जो स्थिति बनी उसमें हमें शत्रुघ्न राज्य, हमें ब्रह्मपुर के पौरवों का राजवंश, हमें गोविशाण के क्षेत्र में एक अलग राजवंश देखने को मिला था। तो उसके बारे में अब हम देखेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं और उत्तराखंड में हम देखेंगे कि तो हम यहाँ देख रहे हैं 7वीं सदी के मध्य से लेकर 8वीं सदी के मध्य का जो वो 100 वर्ष रहा है, जो हर्ष के शासन के समाप्ति के बाद का है, तो वहाँ पर उत्तराखंड में क्या परिवर्तन हमें देखने को मिले थे। तो यहाँ हमें समझना है कि उस समय उत्तराखंड में जो महत्वपूर्ण वंश उभरे थे उसमें पहला था शत्रुघ्न राज्य, दूसरा था ब्रह्मपुर का पवार नहीं पौरव वंश, और एक हमें पूरब की दिशा में एक वंश देखने को मिलता है गोविशाण वंश। गोविशाण क्षेत्र का जो राज्य था वो। तो 3 राज्य हमें उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में 7वीं और 8वीं सदी की। 7वीं 8वीं सदी में हमें 3 बड़े वंश राज्य जो हैं वो उत्तराखंड में देखने को मिले हैं, जिसमें कि सबसे पश्चिम में शत्रुघ्न, फिर मध्य वाले हिस्से में हमें पौरव वंश, और फिर पूर्व वाले हिस्से में हमें गोविशाण राज्य देखने को मिला है। तो ये जानकारी हमें किससे मिली है उसको हम देख सकते हैं। जो हम करते हैं पहले जानकारी का स्रोत, तो ये जो जानकारी का स्रोत है वो जानकारी का स्रोत हमें ह्वेनसांग, जो कि हर्ष के समय एक आया हुआ चीनी यात्री था, जिसने उत्तराखंड की भी यात्रा की थी, और इस यात्रा के दौरान ख़ासतौर से हरिद्वार के पास के रीजन को उसने देखा था। वहाँ पर उसने इन 3
राजवंशों के बारे में अपनी पुस्तक में CU की नाम की जो पुस्तक थी उसमें वर्णन किया है। तो शत्रुघ्न राज्य, ब्रह्मपुर का पौरव वंश और गोविषाण राज्य, ये 3 नाम उसने बताए हैं। अब इन राजवंशों के बारे में हमें थोड़ी बहुत चीज़ें देखनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शत्रुघ्न राज्य की। तो उत्तराखंड को अगर हम देखेंगे, उत्तराखंड में, तो अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो ये हमारा उत्तराखंड है। यहाँ हमने देखा कि ये हमारी नदी है यमुना, और ये हमारा इलाका है गंगा नदी का, और ये हमारा इलाका है काली नदी का, जो यहाँ पर शारदा के रूप में जानी जाती है। और हम यहाँ समझ सकते हैं ये हमारी रामगंगा नदी है। अब इन नदियों के आधार पर हम तीनों राज्यों की सीमाओं को समझेंगे और हमें फिर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने नदियों को पढ़ रखा है। उत्तराखंड के भूगोल को पढ़ने से हमें उत्तराखंड के इतिहास के अलग अलग राज्यों, राजवंशों की जो विस्तार क्षेत्र है उसको समझने में हमें मदद ज़रूर मिलेगी। तो अगर हम ये देखें कि ये यमुना नदी का क्षेत्र है, गंगा नदी यहाँ से बहती है, रामगंगा है, क्योंकि नदियाँ अपने आप में एक प्राकृतिक अवरोध भी हैं। तो एक राज्य की सीमा कहाँ तक है तो उसको कह दिया जाएगा कि वो उस नदी के किनारे तक है, या वो नदी उस राज्य के बीच से बहती है। तो शत्रुघ्न राज्य की अगर बात करेंगे तो शत्रुघ्न राज्य जो है वो उत्तराखंड के पश्चिमी भाग में अवस्थित एक राज्य हुआ करता था। कब? 7th और 8th सेंचुरी के बीच में। इस राज्य के मध्य से यमुना नदी बहती थी, यमुना नदी बहती थी। अगली चीज, इस राज्य की जो सीमा थी वो गंगा नदी के पश्चिम तक थी। गंगा नदी के पश्चिम वाले हिस्से तक हमें शत्रुघ्न राज्य की सीमा देखने को मिलती है। तो जो शत्रुघ्न राज्य है उसके मध्य से गंगा प्रवाहित होती है, गंगा होकर निकलती है, और इसकी जो पूर्वी सीमा रही थी वो गंगा नदी तक देखने को मिलती है। इसके अलावा इसकी जो ऊपरी सीमा थी वो उच्च हिमालयी क्षेत्र के दक्षिणी हिस्से में थी, उच्च हिमालय के दक्षिणी भाग तक थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आप अपने इमेजिनेशन पावर का उपयोग करके इसकी अवस्थिति को अच्छे तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा शत्रुघ्न राज्य था वो उत्तराखंड के पश्चिमी हिस्से में थी। इसके अंतर्गत हिमाचल का भी कुछ हिस्सा आता था, सहारनपुर के आसपास का कुछ रीजन आता था, और यमुना नदी हरियाणा के आसपास का भी रीजन आता था। तो यमुना नदी इस राज्य के एकदम बीचों बीच से बहती थी। इस राज्य का जो पूर्वी विस्तार था वो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि यमुना इस बीचों से बीच से बहेगी और गंगा नदी के आसपास, इस गंगा को थोड़ा नज़दीक यहाँ बनाया जा सकता है। ये जो हमारी गंगा नदी है वो यहाँ से प्रवाहित हो रही है, और हमारा शत्रुघ्न राज्य जो है वो उत्तर में उच्च हिमालयी क्षेत्र के दक्षिणी सीमा तक रहा है। तो इसको हम कुछ मिलाकर इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये हमारा जो रीजन है वो शत्रुघ्न राज्य का हो जाएगा। तो इससे जुड़े हुए कुछ यही फैक्ट थे कि 7th और 8th सेंचुरी के जो उत्तराखंड में था वो हमें एक शब्द बोला जाता है बहुराजकता का काल। तो ये जो 7th और 8th सेंचुरी के बीच में बहुराजकता का काल था
वो यही था कि यहाँ पर ह्वेनसांग ने, जो हर्ष का चीनी यात्री था, जो कि उत्तराखंड में भी वो यात्रा उसने करी थी, उसने शत्रुघ्न राज्य के बारे में जो जानकारी थी उसके बारे में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी। उसमें हमने देखा कि हमारा शत्रुघ्न राज्य, जिसके बीचों बीच से यमुना नदी बहती है, उसकी जो पूर्वी सीमा है वो गंगा नदी तक जाती है, और इसके उत्तरी सीमा जो है वो हिमालय, मध्य हिमालय की तलहटी तक हमें देखने को मिलती है। अब हम ब्रह्मपुर के पौरव वंश को देखेंगे। तो ये है हमारा ब्रह्मपुर का पौरव वंश। तो इसको हम सबसे पहले इसकी अवस्थिति को देखेंगे। तो इसकी अवस्थिति जो है उसको हमें देखना होगा। तो ये जो है इसकी अवस्थिति हम देखें, क्योंकि इसकी जानकारी का स्रोत हमने वैसे ही समझ रखा है कि जो हमारा हर्ष था उसका यात्री ह्वेनसांग, उसने इसका वर्णन करा है और उसने अपनी पुस्तक में लिखा है कि ये जो ब्रह्मपुर राज्य था वहाँ पर जो शासन होता था तो वो शासन जो था वो जिनका शासन था वो पौरव वंश होते थे। पौरव वंश का शासन यहाँ पर हमें देखने को मिलता था। तो पौरव वंश का जो शासन था उसमें हमें एक लाइन देखनी है कि इसकी जानकारी, तो मुख्य रूप से ह्वेनसांग के यात्रा विवरण से और एक जानकारी इस पौरव वंश के बारे में जो जानकारी है वो हमें तालेश्वर ताम्रलेख से हमें देखने को मिलती है। इसमें पौरव राजाओं का नाम हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये है ब्रह्मपुर का पौरव वंश, और पौरव वंश से जुड़ा हुआ जानकारी का जो स्रोत है वो एक तो ह्वेनसांग का यात्रा विवरण है, उसी से हमें पता चला कि उत्तराखंड में बहुराजकता का एक समय देखने को मिलेगा, और दूसरा हमें तालेश्वर ताम्रलेख से हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो अब हम देखेंगे कि जो तालेश्वर ताम्रलेख है उसमें जो राजाओं के जो नाम हमें देखने को मिलते हैं, तो वो कुछ नाम हमें बस पता होने चाहिए, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, इसलिए कि इनमें से कौन पौरव राजा हैं। तो एक नाम आता है विष्णुवर्मन, दूसरा नाम आता है वृषवर्मन, तीसरा नाम आता है अग्निवर्मन, फिर नाम आता है घुतिवर्मन, और विष्णुवर्मन द्वितीय। इसमें घुतिवर्मन का जो महत्व है वो अधिक है। उसी के कुछ लेख हैं, मौद्रिक लेख थे, जिनमें इस तरह के वंशावलियों का हमें उल्लेख देखने को मिला है। तो ये जो समय है वो अधिकतर ये माना जाता है कि 680 के आसपास पौरव वंश की समाप्ति होने लगती है, समाप्त हो जाता है। तो ब्रह्मपुर का पौरव वंश, उसकी जानकारी के स्रोत, उसके राजाओं के नाम तो हमने देख लिए। अब इसका विस्तार क्षेत्र देखेंगे। तो अगर हम पौरव वंश का विस्तार क्षेत्र देखें तो ये दिखता है गंगा
के पूर्व से लेकर करनाली या काली नदी के तट तक। तो ये हमें समझ लेना है कि यहाँ पर हमें ब्रह्मपुर राजवंश को देखने को ये वंश देखने को मिलेगा। और इस राजवंश की जानकारी के स्रोत, इसके राजाओं में हमने विष्णुवर्मन, वृषवर्मन, अग्निवर्मन, घृतिवर्मन और विष्णुवर्मन द्वितीय को देखा। इनके नाम को हमें पता करना है। इसी तरीके से हमने अभी नागवंश पढ़ा था, तो उसमें हमें जो नाम देखने को मिले, स्कंदनाग, विशुनाग, अंशुनाग, गणपतिनाग, ये जरूरी नाम हैं। कौनिंदों के समय हमने अमोघभूति नाम देखा था। तो इसी तरीके से सीलवर्मन साम्राज्य में हमें सीलवर्मन राजा दिखा था हमें युगशैल के वाषणे गोत्र के राजवंश में। तो ये कुछ छोटे छोटे राजाओं के नाम हैं जो पूछे जा सकते हैं। जैसे कि इस तरह से प्रश्न हो सकता है कि ब्रह्मपुर पर किसका शासन था? पौरवों का शासन था। पौरव राजाओं में इसमें कौन नहीं है? तो 3 नाम तो होंगे जो पौरव राजाओं के होंगे। एक नाम अमोघभूति डाल दिया जाएगा, तो वहाँ हमें अमोघभूति को अलग कर देना पड़ेगा। हमें बस ये शीलवर्मन, वृषवर्मन, अग्निवर्मन नाम पता होने चाहिए। तो ये इस तरीके से भी आयोग अलग अलग तरीके के प्रश्न बना सकता है। चूँकि हम पूरे कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो हमें बस रिवीजन करना है और थोड़ा अपना एक फ्लो चार्ट भी बना देना है खुद अपने हाथ से, ताकि चीज़ें हमें आसानी से याद रहें। तो पौरव वंश तो हमने देख लिया, अब आगे देखेंगे। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें हमने शत्रुघ्न राज, ब्रह्मपुर राज, ये देख लिया। अब तीसरा देखते हैं, गोविषाण राज्य। ये क्या है? तो अगर हम गोविषाण राज्य को देखें तो ये जो राज्य है ये महत्वपूर्ण राज्य है। तराई भाबर का अपना एक राज्य है। तो 8वीं सदी के आसपास, 7वीं सदी के आसपास, 7वीं के उत्तरार्ध और 8वीं के प्रारंभिक समय में उत्तराखंड के तराई भाबर के रीजन में एक वंश, एक राज्य जो स्थापित हुआ था। क्योंकि गोविषाण का मित्र वंश तो हमने कुषाण काल के दौरान भी देखा था, लेकिन गोविषाण में एक स्वतंत्र राज्य स्थापित जो हुआ था, इस राज्य की बात जब होगी तो इसकी जानकारी का स्रोत, इसकी जानकारी का जो स्रोत है वो है, जैसा कि मैंने बताया, ह्वेनसांग का यात्रा वृतांत, ये इसकी जानकारी का स्रोत है। इसका प्रसार क्षेत्र देखा जाए तो ये प्रसार क्षेत्र हमें रामगंगा नदी से लेकर पूरब में शारदा नदी तक का जो तमाम क्षेत्र था वो इस गोविषाण राज्य के अंतर्गत आता था। इसमें उत्तर प्रदेश के रामपुर और पीलीभीत जिलों के भी कुछ भाग सम्मिलित थे। ये हमें यहाँ पर देखना होगा। और इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा गोविषाण राज्य था, इस राज्य का जो प्रमुख स्थल था, गोविषाण स्थल जो था, गोविषाण, वो नाम याद होना चाहिए, काशीपुर। इस काशीपुर के पास जो एक उज्जैन नाम का गांव है, उज्जैन नामक ग्राम में जो दुर्ग है
उससे लगाया जा सकता है कि वो उसका मुख्यालय रहा हो। तो गोविषाण मुख्यालय के तौर पर हमें काशीपुर के इस उज्जैन नामक ग्राम में हमें देखने को मिला है। तो इस तरीके से हमने गोविषाण राज्य के जानकारी के स्रोत, उसकी अवस्थिति, उससे जुड़ी कुछ अन्य बातें देख लीं। तो यहाँ तक हमने उत्तराखंड का जो आज हमने जो पोर्शन कवर किया वो तीसरी चौथी सदी से लेकर 7वीं 8वीं सदी तक के उत्तराखंड को हमने देखा। अब इसमें एक दो नाम और हम जोड़ सकते हैं। ये 3 तो हमें बहुराजकता के काल में देखने को मिलते ही हैं। इसमें हमें कुछ अन्य नाम भी देख लेने चाहिए और उनको यहाँ पर जोड़ देना चाहिए, उनकी लिस्टिंग कर देनी चाहिए। तो उसमें एक स्वर्ण गोत्र देश है, ये नाम आ जाना चाहिए। इसके अलावा हमें एक महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर देखनी है। तो ये हमारा उत्तराखंड ही है। इसमें अगर हमें देखें तो यहाँ पर एक छोटी सी बात है कि ब्रह्मपुर राज्य के उत्तर में हमें स्वर्ण गोत्र राज्य देखने को मिलता है। तो इसको बस हमें इतना ही समझना है। और ये जो स्वर्ण गोत्र राज्य था, इस पर तिब्बती प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। तो इतनी सी बात हमें यहाँ पर कुछ रह गई थी 7th 8th सेंचुरी में, वो समझनी थी। अब एक नाम आता है जो आयोग ने परीक्षाओं में पूछा है कि कश्मीर का एक शासक था ललितादित्य मुक्तापीड़। तो वो कश्मीर से उत्तराखंड आता है, क्यों वो आया भी था कि नहीं आया था, उससे जुड़े हुए कुछ चीज़ें हमें देखनी होगी। तो अब अगली चीज़ देखते हैं कि इसी 7th और 8th सेंचुरी और ख़ास तौर से 8th सेंचुरी के पूर्वार्ध में उत्तराखंड कैसा था। तो उसमें हमें देखना है कि एक तरफ एक शासक है यशोवर्मन, ये है हमारा कन्नौज के आसपास का, ठीक। कन्नौज में इसकी राजधानी थी यशोवर्मन। और दूसरा शासक है हमारा कश्मीर में, जो इस समय कारकोट वंश का शासन होता था। इस कारकोट वंश का एक राजा है जिसका नाम है ललितादित्य मुक्तापीड़, ठीक। और ये है हमारा उत्तराखंड। इसका जो उत्तरी हिस्सा था, यहाँ पर हमें जो भाग देखने को मिलता है वो तिब्बती आक्रमणों का देखने को मिलता है। तो ये कुछ ऐसी स्थिति बनी थी 8वीं सदी के पूर्वार्ध में, जिसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव उत्तराखंड से भी जुड़ता है। यहाँ समझने वाली बात है कि कश्मीर में जो कारकोट वंश था उसका एक बहुत प्रतापी राजा हुआ ललितादित्य मुक्तापीड़। वो अपनी दिग्विजय अभियानों के तहत भारत के जो उत्तरी मध्यवर्ती हिस्से थे उनकी तरफ आगे बढ़ता है। वो कश्मीर से निकलते हुए कुल्लू वैली को जीतते हुए उत्तराखंड की तरफ आगे आएगा। इसके अलावा तो यहाँ से ललितादित्य मुक्तापीड़ के अभियान आएंगे। दूसरी तरफ कन्नौज का यशोवर्मन शासक भी उत्तराखंड के हिस्से में जाएगा और तीसरी तरफ तिब्बतियों के भी हमले उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे। तो इस समय हर्ष के पश्चात जो छोटे छोटे हमारे राजवंश थे, ब्रह्मपुर राजवंश, शत्रुघ्न राजवंश राज्य और गोविषाण राज्य, उन्हीं के बाद की स्थिति है ये।
तो होता क्या है कि यहाँ से बहुत सारे दर्रे हैं जो हमने पढ़े हैं, उन्हीं से तिब्बतियों के हमले होते थे। तो ललितादित्य ने हमारे गढ़वाल प्लस कुमाऊं के रीजन को जीत लिया था, और इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है, एक नाम आता है कश्मीर हाट करके। तो ये जो कश्मीर हाट नाम है, ये हमें गढ़वाल के हिस्से में देखने को मिलता है, जो हमें बताता है कि कभी यहाँ पर ललितादित्य मुक्तापीड़ का हमला हुआ होगा। ऐसा माना जाता है कि एक नरसिंह मंदिर की स्थापना मुक्तापीड़ ने उत्तराखंड में करवाई थी, और इस हमले की जो जानकारी है वो कल्हण की राजतरंगिणी से भी हमें देखने को मिलती है। तो ये हमने ललितादित्य मुक्तापीड़ के हमले के बारे में, उसके द्वारा स्थापित मंदिर के बारे में, कल्हण की राजतरंगिणी एक जानकारी का स्रोत है, ऐसी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी। तो एक तरफ ललितादित्य मुक्तापीड़ का हमला हुआ, दूसरी तरफ यशोवर्मन भी गया। यहीं पर एक उल्लेख कर सकते हैं हम कि ललितादित्य मुक्तापीड़ तथा यशोवर्मन के द्वारा एक संधि की गई, और इस संधि के तहत उन्होंने जो तिब्बती हमले थे जो हो रहे थे विभिन्न दर्रों से होकर, उनको रोका। उनको रोकने का काम इस ललितादित्य मुक्तापीड़ और यशोवर्मन ने मिलकर करा था। तो उन्होंने जो दुर्ग थे, जो दर्रे थे, उनको वहाँ पर अपनी सेनाएं स्थापित करी। तो कुल मिलाकर ये है कि कभी ललितादित्य मुक्तापीड़ जो कारकोट वंश का कश्मीर का शासक था, उसने 8th सेंचुरी के पूर्वार्ध तक, मतलब 750 के आसपास का जो टाइम था, वहाँ पर उत्तराखंड पर हमला किया था, और उस समय की जो राजनीतिक परिस्थिति थी उसको हमने यहाँ पर समझ लिया है। तो ये जो मैं कश्मीर हाट नाम लिया हूँ, ये चमोली में गोपेश्वर के पास हमें देखने को मिलता है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जो कश्मीर हाट नाम का ये शब्द है, ये मुख्य रूप से हमें जो नागवंश में नागवंश था, उसमें जो सिद्ध महादेव नाम का कश्मीर का राजा था, जिसने त्रिशूल लेख जारी किया था, उसका भी शासन उत्तराखंड में है, इसकी जानकारी इससे मिलती है। तो थोड़ा बहुत विवाद है कि ये कश्मीर हाट नाम ललितादित्य की वजह से है कि सिद्ध महादेव की वजह से। तो ये हमने अब तक जो है वो हम 8वीं सदी के पूर्वार्ध तक के उत्तराखंड को समझे हैं। तो अभी तक हमने इस वीडियो में 4वीं सदी से लेकर 8वीं सदी के उत्तराखंड के राजनीतिक परिवर्तनों को देखा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने चीज़ों को कंसेप्चुअल बेस पर समझा होगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मिसमैच होने लगेंगी, मिक्सअप होने लगेगा उनका, और इस वजह से यहाँ ज़रूरी है कि हम एक ट्री बना लें, एक फ्लो चार्ट बना लें कि चीज़ों को हम वहाँ से समझते रहें। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, जिसको मैंने शुरू में भी बताया है जहाँ तक, उससे आगे की कड़ी को उसमें जोड़ेंगे कि उत्तराखंड के इतिहास, उत्तराखंड का अगर हम प्राचीन इतिहास देखें तो
इस प्राचीन इतिहास की जो पहली कड़ी है वो मौर्य काल में हमें अशोक के शिलालेख जो कलसी का शिलालेख है वहाँ जाती है, उसकी जानकारी थोड़ी बहुत हमें मिलती है। इसके बाद हमें यहीं पर उत्तराखंड में कुड़िंद वंश के बारे में पता चलता है, कुड़िंदों के शासन के बारे में पता चलता है। ये उत्तराखंड का प्राचीन राजवंश है। प्राचीन राजवंश है। फिर उसके बाद हमने यहीं पर उत्तराखंड में कुछ बाहरी आक्रमण देखे। यहीं पर हमें हिंद यवनों के और शकों के हमले देखने को मिले। शकों के हमले की वजह से थोड़ा बहुत यहाँ समझना है कि हमें सूर्य उपासना उत्तराखंड में देखने को मिलती है। शकों के प्रभाव की वजह से उत्तराखंड में हमें कुछ सूर्य मंदिर देखने को मिलते हैं, वो आगे हम कभी देखेंगे। तो ये शकों की भूमिका थी। इसके साथ साथ हिंद यवनों की वजह से जो कुड़िंद शासक रहे, जिन्होंने सिक्के जारी करे, जो अभी हमने देखे थे, उन सिक्कों पर भी प्रभाव दिखा। अमोघ भूति का जो सिक्का था, रजत सिक्का, उस पर भी हमें हिंद यवनों का प्रभाव देखने को मिला था। उसके बाद कुड़िंदों का जो दक्षिणी साम्राज्य का हिस्सा था वो हमें कुषाणों के हाथ में जाता दिखता है। कुषाण वंश के अधीन दिखने को मिलता है। वहाँ पर इनकी कुछ मुद्राएं उत्तराखंड में हमें देखने को मिलती हैं। उन मुद्राओं में कनिष्क की मुद्रा है, कनिष्क प्लस हुविष्ण, ये कुछ शासक थे कुषाण वंश के, उनकी मुद्राएं उत्तराखंड में देखने को मिली थी। अगर हम कुषाण पश्चात उत्तराखंड की बात करें, कुषाण पश्चात की राजनीतिक स्थिति को जो हमने भी पढ़ा है वो उसकी बात करें तो वो हमें जो समझ में आता है वो है, एक तरफ हमें यौदेह प्लस युगशैल का वाषणेय वंश और वहाँ का राजा जिसका नाम है शीलवर्मन देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ हमें परवर्ती कुड़िंद देखने को मिलेगा, जहाँ का शासक होगा चित्रेश्वर, और उसके सिक्के के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ हमें कुलूत वंश और शिव भवानी वंश भी है। इसके अलावा गोविशाण का मित्र वंश भी इस समय देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक हमारी टेबल पहले तैयार हो गई थी। आज जो हमने इसमें पढ़ा है उसको हम देखें। देखें, मेरे द्वारा ये जो फ्लो चार्ट बनाया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम चीज़ों को सीक्वेंस वाइज याद कर लें और कॉन्फिडेंस बढ़े कि हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो हमें याद भी हैं। तो यहाँ तक कि हमने चीज़ें देख ली थी। ये घटनाक्रम जो है ये 200 BCE से लेकर अब तीसरी सदी के अंत तक आ गई है। अब हम देखेंगे इसके पश्चात गुप्त काल आएगा और गुप्त काल में ही हमें उत्तराखंड में कर्तपुर राज्य देखने को मिलेगा। ये हम देखेंगे। कर्तपुर राज्य जो हमने देख लिया है, ये हमने कर्तपुर राज्य के बारे में आज पढ़ा। उसके बाद हमें उत्तर गुप्त में दो चीज़ें देखने को मिली थी, दो वंश, महत्वपूर्ण वंश देखने को मिले थे। एक सिंहपुर का यदुवंश
और उसके बाद नागवंश, जिसमें हमने एक महत्वपूर्ण शासक गणपति नाग के बारे में थोड़ी जानकारी और उसके गोपेश्वर त्रिशूल लेख के बारे में हमने थोड़ा देखा था। फिर उसके बाद उत्तराखंड में अगर हम देखेंगे तो फिर हर्ष का शासन आ जाएगा और इसमें बहुत सारे कुछ परिवर्तन होते नहीं हैं, लेकिन हर्ष के शासन के पश्चात ये थोड़ा हमें यहाँ देखना होगा, जिसको हमने डिटेल से देखा, और वो होगा ह्वेन-सांग के जो बातें बताई गई थी ह्वेन-सांग के द्वारा, उसको अगर हम देखेंगे तो ये जो समय था उत्तराखंड में बहुराजकता का समय था। इस समय उत्तराखंड में हमने जो पढ़ा, शत्रुघ्न राज्य, ब्रह्मपुर राज्य और गोविशाण राज्य देखने को उत्तराखंड में मिला था। इसके साथ साथ हर्ष के बाद जो हमें उत्तराखंड में महत्वपूर्ण चीज़ थी, ललितादित्य, मुक्तापीड़ और यशोवर्मन की संधि से जुड़ी हुई बातें, इसके साथ साथ तिब्बत आक्रमण को रोकने के लिए जो किया गया था वो हमने यहाँ तक पढ़ा था। तो ये हमारा कुल मिलाकर जो पूरा टाइम है वो हम इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि ये पूरा टाइम 200 BCE से होते हुए अब हमारा 750 AD तक स्थापित हो चुका है। 8वीं सदी के पूर्वार्ध तक की चीज़ों को हमने अभी तक अपने उत्तराखंड के इतिहास के अंतर्गत पढ़ लिया है, जहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते नहीं हैं, इसलिए इनको बहुत रफली अंदाज में पढ़ा गया है। अब जो है हम, क्योंकि यहाँ पर हमने देख लिया कि मौर्य काल के समय से इसके पीछे भी हम जा सकते हैं बुद्धा समय में, फिर भी वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें पता नहीं है, इसलिए हम सीधे यहीं से चीज़ों को, उत्तराखंड के इतिहास को पढ़ना शुरू किए हैं। तो उसमें मौर्य काल, गुनिंद वंश, कुषाण वंश, उसके पश्चात की चीज़ें, ये सब हमने कवर कर लिया। हर्ष के शासन के पश्चात उत्तराखंड में बहुराजकता का एक समय था, तो उसको भी हमने देख लिया। अब हम इसके बाद कार्तिकेयपुर राजवंश, कत्यूरी वंश और पौरव और चंद्रवंश को आगे हम देखेंगे। तो आज के वीडियो में इस फ्लो चार्ट के साथ इस वीडियो को अब समाप्त किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में एक अगले राजवंश के साथ पुनः अपनी तैयारी को आगे बढ़ाया जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।